Hi everyone, welcome to Minds of UPSC, your solution to all the UPSC related queries. इस सेशन में हम देखेंगे ओबीसी फॉर्म के बारे में और ओबीसी फॉर्म में कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो ओबीसी का रिजर्वेशन बेनिफिट उठा सकते हैं। ओबीसी का रिजर्वेशन बेनिफिट उठाने के लिए आपके पास ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। हम ये भी देखेंगे कि जब NCL का आप यूज़ कर रहे हो तो आपको वो बेनिफिट क्या क्या मिल सकते हैं, बेनिफिट के साथ में आपको कहाँ से ये फॉर्म मिलेगा, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड रहती है, कौन सी अथॉरिटी द्वारा ये इशू होना चाहिए, उसके साथ में जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और जिनके पेरेंट्स प्राइवेट एम्प्लॉय है, दोनों के अंदर थोड़ा डिफरेंसेस है क्राइटेरिया के बारे में, तो हम आज के सेशन में ये भी देखेंगे। सबसे पहले बात करें, NCL का मतलब रहता है नॉन क्रीमी लेयर। जो भी ओबीसी के एस्पिरेंट्स हैं जिन्हें रिजर्वेशन का बेनिफिट उठाना है तो उनके पास में NCL वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब NCL वाला सर्टिफिकेट रहा, इसका मतलब है कि आप ओबीसी या फिर कह सकते हैं अदर बैकवर्ड क्लास, तो उनका रिजर्वेशन आप उठा सकते हो। अब देखिए, ये रिजर्वेशन अगर आप लेते हो तो उसका बेनिफिट आपको कहाँ क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। सबसे पहले तो आपको 27% रिजर्वेशन के अंदर आपको स्पेशल कोटा मिल जाएगा। बिल्कुल, ये सिर्फ यूपीएससी में नहीं, इसके साथ साथ बहुत सारी गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी मिलता है और IIT और IIM जैसी एग्जाम्स के अंदर भी आपको सीट्स के अंदर रिजर्वेशन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बात करें तो देयर इज अ रिलैक्सेशन विद रिस्पेक्ट टू अपर एज लिमिट फॉर वेरियस एग्जामिनेशन। बात करें जनरल की, तो जनरल के लिए जो 32 ईयर की एज रहती है वो ओबीसी वालों के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है, तो टोटल हो जाती है 35 ईयर्स ऑफ एज तक के ओबीसी वाले इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाइड कर सकते हैं। इसके साथ में आपको अटेम्प्ट में भी रिलैक्सेशन मिलेगा, जहाँ नॉर्मल 6 अटेम्प्ट मिलते हैं तो आपको 3 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, मतलब टोटल 9 अटेम्प्ट हो गए। इसके साथ में कट ऑफ मार्क्स जो ये तो जनरल से कम जाते ही है, प्री में भी कम जाता है, मेंस में भी कम जाता है और ओवरऑल भी कम जाता है। बात करें डिटेल में कि कट ऑफ मार्क्स, मान लीजिए आपका ओवरऑल जो रैंक आया, तो आप अगर जनरल में रैंक ला रहे हो तो आपको 90 रैंक तक लाना पड़ेगा, तब जाके आपको IAS मिलेगा। लेकिन अगर आप OBC NCL लगा के 250 रैंक तक भी आप आ गए तो आपको OBC के अंदर में IAS ईजिली मिल जाएगा। तो ये बेनिफिट होता है OBC NCL का, ये वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखते हैं कि अथॉरिटी कौन कौन इशू कर सकता है। अब जो अथॉरिटी इशू है वो होना चाहिए ग्रेटर देन एटलीस्ट तहसीलदार होना चाहिए, या फिर तहसीलदार से ऊपर। तहसीलदार से ऊपर कौन कौन हो गए, SDM हो गए, DM हो गए, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर आप तहसीलदार। ये तीनों में से किसी की भी साइन रही तो वो आपका डॉक्यूमेंट वैलिड कंसीडर किया जाएगा। तो आप एक बार तहसीलदार के ऑफिस जाके, SDM के ऑफिस जाके भी इंक्वायरी कर सकते हैं। इसके साथ में अगर बात करें कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है, तो डॉक्यूमेंट हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपके पास में 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, और 10th की मार्कशीट पे जो नाम है सेम नाम आपका होना चाहिए OBC सर्टिफिकेट पे। फिर OBC स्टेट का सर्टिफिकेट जब आपके पास रहा तो उसके बाद ही आप OBC NCL के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब NCL का मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर। इसका डायरेक्ट जो क्राइटेरिया है वो आपका इनकम क्राइटेरिया रहता है, तो इनकम क्राइटेरिया के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट भी बताना पड़ेगा। तो हमने देख लिया 10th की मार्कशीट, OBC का स्टेट का सर्टिफिकेट, इसके साथ में इनकम सर्टिफिकेट, इसके साथ में रेसिडेंशियल प्रूफ भी आपको देना पड़ेगा कि आप उसी जगह के, फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर स्टेट के, जैसे आप यूपी से ही बिलोंग करते हो तो आपको रेसिडेंशियल प्रूफ देना पड़ेगा कि आप यूपी वाले हो। इसके साथ में आपका
पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आपको इसके साथ में अटैच करना पड़ेगा। तो हमने देख लिए 4 चीज़ें देख ली, इसके साथ में फ़ोटोज़ वो तो आपके पास होना चाहिए। अब देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। किसके पेरेंट्स, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो सबसे पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय वालों की बात करते हैं। आपके पेरेंट्स या तो गवर्नमेंट में हो सकते हैं या तो प्राइवेट में हो सकते हैं। प्राइवेट में एग्रीकल्चर हो गया, या तो किसी का पर्टिकुलर बिजनेस है, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड। बहुत सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड भी रहते हैं, तो वो एक तरीके से प्राइवेट के अंदर ही आएगा। अब अगर आपके पेरेंट्स ग्रेड ए और बी ये दोनों में से कोई पोजीशन पर है, ग्रेड ए और बी, ये तो आपके पेरेंट्स को पता होगा कि उनकी पोजीशन क्या है, वो तो इजीली आपको पता ही रहता है। इसके अलावा जो अदर्स मतलब ग्रुप सी, ग्रुप डी, ये सब भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहते हैं, लेकिन एक तरीके से हिरार्की में थोड़ी नीचे की तरफ आते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, जो बच्चे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बच्चों को क्या क्या किनको बेनिफिट मिल सकता है, किनको नहीं मिल सकता है। मान लीजिए किनके पेरेंट्स, अगर आपके पेरेंट्स दे आर एम्प्लॉयड विद द गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट, और अगर वो ग्रुप ए और ग्रुप बी के अंदर है, पेरेंट्स की बात हो रही है ना, पेरेंट्स अगर ग्रुप ए और ग्रुप बी सर्विसेज के अंदर है और वो बने बिफोर द एज ऑफ 40, मतलब 40 साल के पहले वो बन चुके हैं ये दोनों पोस्ट के अंदर, तो आप आओगे क्रीमी लेयर के अंदर, मतलब आप पहुंच चुके हो टॉप पे, तो आप बन गए क्रीमी लेयर का पार्ट। तो फिर वो केस में आप एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते। इसके साथ में अगर उनकी ग्रॉस एनुअल इनकम अबो 8 लाख है, मतलब 8 लाख की लिमिट लगा दी गई है, 8 लाख की अगर ग्रॉस एनुअल इनकम है, नॉट इंक्लूडिंग इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, मतलब मान लीजिए आपका खेत भी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, खेत है, तो खेत से जो इनकम हो रही है वो कंसिडर नहीं करी जाएगी। उसके साथ में सैलरी से भी इनकम नहीं करी जाएगी। सैलरी मतलब जो यहाँ से आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पे आपको जो सैलरी मिल रही है वो कंसिडर नहीं करी जाएगी। उसके अलावा मान लीजिए आपका कोई बिजनेस हुआ, साइड बिजनेस, तो उससे इनकम जो है इट शुड नॉट बी मोर देन 8 लाख रुपीज़। ठीक है, तो अगर 8 लाख से कम है ये वाली जो बिजनेस इनकम हम देख रहे हैं या फिर कोई दूसरी इनकम, तो 8 लाख से कम है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कंसिडर कर जाओगे यू आर अंडर द क्रीमी लेयर ऑफ ओबीसी। ये देखिए यहाँ पे वही दिया हुआ है, बिफोर द एज ऑफ 40 अगर आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आपके पेरेंट्स हैं क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 1, तो आप क्रीमी लेयर के पार्ट हो गए। सिमिलरली क्लास 2 के अंदर भी बिफोर द एज ऑफ 40 तो भी आप क्रीमी लेयर के अंडर कंसिडर करे जाओगे। अब देखते हैं एनसीएल जो कैटेगरी है उसके अंदर कौन कौन से एम्प्लॉयज़ आ सकते हैं। भाई जो क्लास 1 है, क्लास 2 है, उसके साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है लाइक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, तो दे विड बी कंसिडर्ड अंडर क्रीमी लेयर एंड नॉट अंडर एनसीएल। जैसे ओम बिरला जी थे, उनकी बेटी भी यूपीएससी के एग्ज़ाम दी थी, तो उनको एनसीएल कंसिडर नहीं कर सकते। इसके साथ में अगर आपके पेरेंट्स जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, प्राइवेट है, तो प्राइवेट के लिए जो डायरेक्ट क्राइटेरिया है वो है इनकम बेस। आपकी जो इनकम है इट शुड नॉट बी मोर देन 8 लाख। तो प्राइवेट वालों का तो सीधा सा फंडा है 8 लाख से ऊपर आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर 8 लाख को एक्सीड कर दे रही है तो यू आर नॉट वेरी एलिजिबल, अगर 8 लाख से कम है तो यू आर एलिजिबल। ये ऑलरेडी देख चुके हैं, तहसीलदार ने इशू होना चाहिए। थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन देख ले तो स्टेटस, ये आपको बता चुका हूँ, स्टेटस ऑफ द जॉब इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द सैलरी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में क्या होता है, मान लीजिए आप ग्रुप सी हो, आपके पेरेंट्स में से कोई ग्रुप सी का एम्प्लॉय है, लेकिन उनकी सैलरी आ जा रही है 10-12 लाख रुपए पर ईयर की, तो ऐसे केस में भी आपको एनसीएल का बेनिफिट मिल जाएगा। एनसीएल का बेनिफिट मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे उनको स्टेटस से मतलब है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनका स्टेटस जो है वो ग्रुप ए और ग्रुप बी का नहीं होना चाहिए विद इन 40 ईयर्स ऑफ एज। अगर वे उसके अलावा कुछ भी है तो आप
एनसीएल का बनवा सकते हो और आप एनसीएल के लिए एलिजिबल हो। प्राइवेट वालों की तो हम देख चुके हैं ऑलरेडी, इनकम की बात हो रही है, और इनकम हमें क्या चाहिए, लेस देन 8 लाख रुपीज़ इन 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स। अब जो बात हो रही है 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स, मतलब अगर हम देखें तो प्रेजेंट वाला जो ईयर चल रहा है वो है 2024 25, मतलब अभी जो यूपीएससी सीएससी के लिए जो एप्लीकेशन करना है तो वो होना चाहिए 1 अप्रैल। ये जो सेशन है, ये सेशन इसको कहा जाएगा 24-25 वाला सेशन। तो ये 1 अप्रैल 2024 से लेके 11 फरवरी 2025 तक, ये डेट के अंदर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। इसके लिए हमें इनकम सर्टिफिकेट कितने साल के लगेंगे, तो होने लग रहे हैं 3 साल के। अब वो 3 साल कौन कौन से हैं, तो 3 ईयर्स के अंदर पहला आ जाएगा 2023-24 मतलब लास्ट ईयर। उसके अंदर बताना है कि लास्ट ईयर जो था हमारी इनकम 8 लाख से कम थी। सिमिलरली 2022-23 वाला भी लगेगा, उसके 1 साल पहले वाला, और उससे 2 साल पहले वाला भी लगेगा 2021-22। तो ये वाले तीनों साल के इनकम सर्टिफिकेट आपको एक तरीके से प्रूफ के लिए लगाना पड़ेगा, सो दैट यू कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ एनसीएल कैटेगरी। इसके साथ में ये सब और डिटेल में दिया हुआ है, ये सेम ही है इन्फॉर्मेशन, और जो एबीसी कैटेगरी, ए और बी कैटेगरी है उनके बच्चों के लिए ये सब इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सिमिलरली ये वाली इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ में जो पीएसयूज में रहते हैं, ऑल एग्जीक्यूटिव लेवल पोस्ट, जो एग्जीक्यूटिव लेवल पोस्ट है पीएसयू के अंदर, तो उनके अंदर जो ग्रुप ए की पोस्ट है, दे आर ऑलरेडी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ क्रीमी लेयर। ठीक है, मतलब जो मैनेजेरियल पोस्ट रहती है उसको ग्रुप ए ही माना जाता है। इसके साथ में अगर बात करें जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्किल 1 एंड अबव पब्लिक सेक्टर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, दे विल बी ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट टू ग्रुप ए। अगर आप पीएसबी में भी हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी हो, फॉर एग्जांपल आरबीआई सेबीज टाइप में, तो उस केस में भी आपको क्रीमी लेयर कंसीडर करा जाएगा और आप एनसीएल का नहीं बना सकते। इसके साथ में हमें यह भी याद रखना है कि ओबीसी रिजर्वेशन के अंदर आपकी इनकम काउंट नहीं होती है, मतलब जो एस्पिरेंट है उसकी इनकम काउंट नहीं होगी। मान लीजिए वो करोड़ों में भी कमा रहा है, लेकिन उनकी इनकम काउंट नहीं होगी। और इसके साथ में ओबीसी वाले के अंदर आपके रेसिडेंशियल प्लॉट, रेसिडेंशियल फ्लैट, इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, सिर्फ आपकी पेरेंट्स की इनकम और उसके साथ में अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो कौन सी कैटेगरी है उस पर ज़्यादा फोकस दिया गया है। इसके साथ में अगर बात करें तो ऑलरेडी हम सब चीज़ें देख चुके हैं। और अगर बात करें तो जो ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट है, इट इज़ जनरली वैलिड फॉर 1 ईयर। जब भी आप बना रहे हो तो उससे मेनली 1 ईयर तक की उसकी वैलिडिटी रहती है। बहुत सारी जगहों पे क्या होता है, हर साल आपको रिन्यू करवाना पड़ता है। यूपीएससी में भी आपको हर साल रिन्यू करवाना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ओबीसी दे हैव 1 ईयर एलिजिबिलिटी। ओके, इसके बाद में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन जो ओबीसी के अंदर जो क्रीमी लेयर के अंदर आ रहे हैं तो उनको ट्रीट किया जाता है एज अ अनरिजर्व्ड, या फिर कह सकते हैं जनरल कैटेगरी का ही उन्हें ट्रीट किया जाता है। तो इसीलिए जो भी ओबीसी वाले बच्चे हैं और एनसीएल के अंदर आ सकते हैं, या फिर उनके पेरेंट्स प्राइवेट के अंदर प्राइवेट बिजनेस है कुछ भी है, तो उन्हें एनसीएल का बेनिफिट अवेल करना चाहिए। एक बार मैं आपको सर्टिफिकेट भी बता देता हूँ कि सर्टिफिकेट कैसा दिखता है बनने के बाद में। तो ये देखिए, सबसे पहले तो स्टेट वाला जो आपको, ये देखिए एमपी स्टेट का ये सब डिविजनल ऑफिस ऑफ रेवेन्यू, मतलब ये कहाँ से इशू हुआ है, एसडीएम ऑफिस से आपको इशू होने को देखेगा। कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ द अदर बैकवर्ड कास्ट
क्लास ये जो है ओबीसी का स्टेट का सर्टिफिकेट है। स्टेट कौन सा है यहाँ का? एमपी। एप्लीकेशन नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, ये डेट वगैरह भी सब इशू हो चुकी है। ये देखिए ये दिया है और ये सब आ गया है रिजोल्यूशन नंबर। रिजोल्यूशन नंबर क्या होता है? ये आपको ओबीसी एनसीएल की ऑफिशियल साइट के अंदर मिल जाएगा। ओबीसी की जो ऑफिशियल साइट है उसमें आपको ये रिजोल्यूशन नंबर की पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। रिजोल्यूशन नंबर के अंदर हर एक कास्ट इंक्लूड है। कौन सी कास्ट कौन से रिजोल्यूशन नंबर से इंक्लूड हुई है वो आपको रिजोल्यूशन नंबर के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। इसके साथ में यहाँ पे आ गया इनकम क्राइटेरिया भी आ गया कि इनकम क्राइटेरिया जो है इट इज़ लेस देन 8 लाख। यहाँ पे पर्टिकुलर लिखा हुआ है कितने लाख रुपए है। ये सब आ गया मध्य प्रदेश, डेट ऑफ इशू, आधार, ये सब आ गया, तहसील आ गई और ये एसडीओ की साइन वो सब आ चुकी है। तो ये हो गया स्टेट का ओबीसी। इसके बाद में इसके साथ में स्टेट का ओबीसी और उसके साथ में आपको इनकम सर्टिफिकेट में बता चुका हूँ। इनकम तो आपको पता होगा 3 साल के अगर हो तो लगाइए, नहीं तो 1 साल का भी हो तो वो भी लगा के आप कर सकते हो। आपको मिलेगा, आपको इसके साथ में फॉर्मेट ले जाना पड़ेगा। सेंटर का फॉर्मेट है, यूपीएससी का स्पेशल फॉर्मेट है ये वाला फॉर्मेट। ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे लगा दिया है, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय ओबीसी अप्लाइंग फॉर द पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए दिस इज टू सर्टिफाइड एट डैश सन ऑफ, आपके पापा का नाम आ जाएगा। इसके साथ में विलेज आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी और यहाँ पे ये देखिए एमपी आ गया। इसके साथ में रिजोल्यूशन की बात हो रही है, रिजोल्यूशन नंबर कौन सा है तो आपको ये पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप एक बार अपनी कास्ट का जो सेंट्रल का ओबीसी की साइट है वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हो। और वो उसकी डेट क्या थी, रिजोल्यूशन नंबर कौन सी डेट को आया था वो भी आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। बाकी ये इन्फॉर्मेशन आ गई, डेट आ गया, इसके साथ में सील और यहाँ पे साइन एंड डेजिग्नेशन। ये देखिए यहाँ पे सब लिखा हुआ है ओबीसी के बारे में, कौन सी अथॉरिटी इशू कर सकती है, एटलीस्ट होना चाहिए तहसीलदार। यहाँ पे हमारी जो है वो है एसडीओ या फिर कह सकते हैं एसडीएम। तो एक तरीके से हम जो है एलिजिबल ऑथोराइज पर्सन से ही हमने सर्टिफिकेट बनाया है। ठीक है, आज ये सेशन में यहीं एंड करते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऑफिशियल देखना है तो आप ओबीसी की साइट पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे आपको हर स्टेट का इंडिविजुअल देखने को भी मिल जाएगा। एक काम करते हैं, एक बार विजिट कर लेते हैं। ये तो यूपीएससी की साइट आ गई, ये आ गई एनसीबीसी की साइट, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे हर स्टेट वाइज सेंट्रल लिस्ट दी हुई है, एक बार चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश के अंदर हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग क्लासेस और कास्ट देखने को मिलेगी। ये क्या हो गया, ठीक है। सिमिलरली आपको उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख सकते हो, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं। तो फॉर एग्जांपल ये देखिए डायरेक्ट आगे यहाँ पे अलग अलग कास्ट या फिर कम्युनिटी है और उनका रिजोल्यूशन नंबर और उसके साथ में डेट भी आ गई है। तो फॉर एग्जांपल आपकी अहिर है तो आपका ये दोनों में से कोई ना कोई रिजोल्यूशन नंबर रहेगा। मान लीजिए आप गुजर में आते हो 13 नंबर पे गुजर, तो ये आ गया 12/011/6893 BCC डेटेड 10/9/93। ये आ गए। ये आप पीडीएफ खोल के भी देख सकते हो कि गुजर आपको कहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके साथ में आ गए गड्डी, दर्जी, बहुत सारी कास्ट है जो 76 कास्ट या फिर कम्युनिटी आपको ओबीसी की उत्तर प्रदेश के अंदर मिल जाएगी, जो कि सेंट्रल लिस्ट का भी पार्ट है। सिमिलरली हर स्टेट की अपनी रहती है। तो ये हमने देख लिया क्या क्या इसके ऑफिशियल जगह पे हम देख चुके हैं, ऑफिशियल साइट पे। इसके साथ में यहाँ पे ये बीच में क्लैरिफिकेशन भी आया था क्रीमी लेयर के ऊपर से, तो यही है। और इसके साथ में यहाँ पे ऑफिशियल अनेक्सर भी इन्होंने लगा दिया, ऑफिशियल फॉर्म के साथ दिखना चाहिए। तो ये फॉर्म आपको मैंने भरा हुआ भी बताया, एमपी से बनवाया था। इसके साथ में ये
परफॉर्मा आप ये वाला फॉर्म भी बना सकते हो। इसके अंदर देखिए सभी रिजोल्यूशन नंबर और उनकी डेट लिखी हुई है। तो आपको इसमें से टिक करना पड़ेगा आपका कौन सा रिजोल्यूशन नंबर के अंदर आप एलिजिबल आते हो। ये देखिए यहाँ पे आ गया सील, सिग्नेचर, डेट, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके साथ में ये आ गया अंडरटेकिंग। ये अंडरटेकिंग जो है यूपीएससी वाले हर बच्चे को ये अंडरटेकिंग भर के यहाँ पे आ जाएगा आपका नाम, पिताजी का नाम, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, यूटी और आपकी जो कास्ट कम्युनिटी है वो आ जाएगी। इसके साथ में आपको अपनी साइन भी यहाँ पे करके ये अंडरटेकिंग को एनसीएल वाले सर्टिफिकेट के साथ में लगा देना है और दोनों की अटैच पीडीएफ को यूपीएससी वाले साइट पे अपलोड कर देना है। ठीक है, तो ये सेशन में इसको यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी इशू रहा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो या फिर माइंड्स ऑफ यूपीएससी इंस्टा आईडी भी है, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ये सेशन को यहीं एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।